me? Am I audible, visible to you? I'm just adjusting the camera. All clear? Camera clear? Yes. मैम थोड़ा राइट साइड का नहीं दिख रहा है, हम लोग का राइट। कि क्या आ रहा है? राइट साइड का नहीं दिख रहा, हम लोग का राइट। तुम लोग का राइट मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये पहला वाला साइड। ये हाँ नहीं दिख रहा हूँ मतलब। एंड तक बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ मैम। ओके, अभी रुको एक मिनट। हो जाएगा। आई थिंक ठीक है, ये इतना ही बोर्ड कवर होता है, इतना ठीक है। हाँ मैम, अभी बराबर। अभी बराबर है, दोनों साइड ठीक है। तो चलो बोलो, क्या डाउट करने हैं अपने को? क्या था होमवर्क, क्या नहीं कर पाए? क्या दिया था होमवर्क, बोलो। असाइनमेंट 6 और असाइनमेंट दिया था मैम। असाइनमेंट 6 दिया था, और बुकलेट से भी कुछ था क्या? हाँ मैम। ओके, तो पहले असाइनमेंट ओपन करूं? चलो असाइनमेंट 6 के पहले डाउट करते हैं, फिर वो हो जाएंगे तो बुकलेट के करेंगे, ठीक है? यस। तो बोलो क्या है डाउट असाइनमेंट 6 से? कौन से नंबर करने हैं हमको? फिफ्थ वाला। 9, 14 और 15। फिफ्थ। ओके, मैम क्वेश्चन 3 और 6। 13 क्वेश्चन नंबर 13। टेल मी कौन से क्वेश्चंस? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ। ओके, असाइनमेंट 6 क्वेश्चन 5। 9, 14, 15। ओके मैम 3, 4, 8 and 13। 14 15, बाप रे, 3 4 8 13 मैम 6। और बस मैम, बस हो गई, नहीं है मैम 6 मैम। 6। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ बोलो। मैम 7th क्वेश्चन। ओके वेट मिनट, एक मिनट। हाँ, सेवन भी करना है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन करो आप ठीक से, आपको ज्यादा डाउट ना आए, ठीक है? तो आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर
5, मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रही हूँ. So question number 5 says for a reaction A plus 2B giving you C. एक रिएक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, where A plus 2B giving us C था. तो अभी इसमें करना क्या है? जैसे 5 mole of A and B, sorry 5 mole of A and 8 mole of B will produce. तो A के मोल दिए हैं 5, B के मोल दिए हैं 8. So I taught you the concept of limiting and excess reagent, जिसके लिए आपको एक रेशियो लेके फाइंड आउट करना होता है. तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे आंसर रेशियो का आएगा 5, यहाँ पे आंसर रेशियो का आएगा 4. Right, so this is what are the answers that we get. अभी जिसका रेशियो का आंसर कम है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है और दूसरा वाला एक्सेस हो जाता है. तो इस केस में B बन गया लिमिटिंग रिएजेंट और A बन गया एक्सेस रिएजेंट. और फिर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एज पर लिमिटिंग रिएजेंट होता है. So how many moles of C will be formed? I will simply say since 2 moles of B is giving me 1 mole C. So therefore 8 mole of B will give me how many moles of C? And the answer will be 4 mole of C. समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम? जिसका भी डाउट था बेटा, तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा. यू विल गेट 4 मोल ऑफ सी. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 4 3 4 भी थे, वो कर लेती हूँ. पहले वाले क्वेश्चंस भी है. तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी मोल ऑफ Fe2 प्लस आयंस आर फॉर्म when excess of ion is treated with 50 ml of 4 molar. बेटा ये मोलारिटी का क्वेश्चन somehow ये असाइनमेंट में आया है तो ये नहीं कर सकते. जब भी मैं मोलारिटी आपको सिखा दूंगी आप उसके बाद में इसको कर लेना, तब तक इसको सर्कल करके रख देना. प्रॉब्लम तो मैम शायद 13 भी सेम ही है, ऐसा एक और कोई क्वेश्चन. हाँ देख लेंगे. तो मोलारिटी सिखाया नहीं है ना आपको, तो मोलारिटी को कैसे स्टोइशियोमेट्री से कनेक्ट करना है ये सिखा दूंगी एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद इससे कर लोगे. बस अभी सर्कल करके रखना, ठीक है. अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सक्लूडेड. द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज. तो अब इस प्रॉब्लम में दे आर सेइंग a reaction between H2 and Cl2. Question number 4. Your H2 plus Cl2. What you will get? 2 moles of HCl. है ना. तो अगेन इसका जो बैलेंसिंग है मैम आप कट गया था वॉइस और वीडियो दोनों. मेरा सिर्फ सबके लिए कि सिर्फ तेरे लिए? हाँ मैम. मैम कट हाँ गया मैम था. आपका वीडियो बंद हो गया था थोड़ा सा. अच्छा मेरा वीडियो बंद हो गया था. ओके फिर से बताऊं कहाँ तक आपने सुना था? 2 मोल ये प्रॉब्लम में कहाँ तक आपने सुना था? बोलो मुझे. पहले मोल से HCl बनेगा बस. ये वाला प्रॉब्लम फिर से बताओ. 2 मोल HCl बनेगा मैम, उतना बोला था आपने. हाँ तो 2 मोल HCl बनेगा, बस उसके आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं, ध्यान दो. तो 2 मोल HCl बनेगा, यहाँ तक क्लियर? ओके. अभी जो बैलेंसिंग है वो दिखाता है कि ये 1 है तो ये 1 है. राइट. योर 1 मोल of H2 will need 1 mole of Cl2. Now what is given to us is volume. Okay, volume से हम moles find out कर सकते हैं. तो this divided by 22.4 liters. तो ये हो गए मेरे 0.5 moles.
और इसके मोल्स जब 22.4 लीटर से डिवाइड करूंगी, समझ रहा है 22.5 से ये ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Cl2। और मेरे पास 0.5 मोल Cl2 है, तो अगर 1 मोल Cl2 है तो 2 मोल HCl मिलता है। तो 0.5 मोल अगर आपके पास Cl2 है तो आपको 2 मोल HCl मिलेगा, सॉरी 1 मोल HCl मिलेगा, डबल ऑफ 0.5। यहां तक समझ में आया सबको? तो 1 मोल HCl का वॉल्यूम कितना रहेगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल HCl? 22.4 लीटर्स। और ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, ये खत्म हो गया, ये 11.2 खत्म हो गया। ये 0.5 मोल है तो ये भी 0.5 मोल लगेगा, मतलब इससे जो कंज्यूम हो रहा है वो 11.2 मोल्स कंज्यूम होगा। मतलब इसमें क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, इसमें रिएक्शन के बाद अनरिएक्टेड रिएजेंट रहेगा। I had 12 liters, 11.2 is getting consumed, so how much is H2 remaining in excess? 0.8 liters। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बचेगा 0.8 लीटर्स और HCl जो बन रहा है वो 22.4 लीटर्स बनेगा। So this is what is your problem number 4। All clear? मैम वो जो लास्ट सेंटेंस है क्वेश्चन का वो समझ में नहीं आया, वॉल्यूम कंपोजिशन कुछ लिखा है। वॉल्यूम कंपोजिशन मतलब रिएक्शन होने के बाद जो आपको रिएक्शन मिक्सचर मिलता है उसके वॉल्यूम का कंपोजिशन बताइए। अच्छा, तो उसके वॉल्यूम में HCl भी रहेगा और एक्सेस रिएजेंट H2 भी रहेगा, उसका वॉल्यूम का कंपोजिशन हो गया HCl प्लस H2। और वो कितना होगा वो मैंने आपको बता दिया। HCl होगा 22.4 लीटर और H2 होगा 0.8 लीटर। ओके मैम। ठीक है, so this is what was your problem number 4. Now we check problem number 6. तो problem number 6 कहता है X gram of silver was dissolved in nitric acid and then the solution was treated with excess of NaCl. When 2.87 gram of AgCl was precipitated, we need to find how much is this X gram. तो अभी ये प्रॉब्लम नंबर जो आपका 6 है, they talk about a reaction. तो जब भी रिएक्शन होगी पहले हम रिएक्शन को लिख के समझेंगे। तो आपके प्रॉब्लम नंबर 6 में जो रिएक्शन है दैट इज अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर प्लस नाइट्रिक एसिड। और इस रिएक्शन में दे से दैट जो सिल्वर हम यूज कर रहे हैं वो X ग्राम है। स्टार्ट विद X ग्राम ऑफ सिल्वर। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? I will get AgNO3 और फिर ये जो AgNO3 मुझे मिलेगा उसका आगे किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? देखो, they are adding excess of NaCl. तो AgNO3 is reacting with NaCl. अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? AgCl का प्रेसिपिटेट। तो मैंने स्पेसिफिकली दूसरे प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, सिल्वर का जो बनते जा रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। तो सिल्वर नाइट्रिक एसिड के साथ सिल्वर नाइट्रेट बना और सिल्वर नाइट्रेट आपके NaCl के साथ क्या बन गया? AgCl बन गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? इस पर एक डाउट है। हाँ सुनो ना, मैं सब समझा दूँ। वो सिल्वर ने नाइट्रिक एसिड को कैसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा सिल्वर और नाइट्रिक एसिड का? So it's not a displacement reaction here. Don't take it
एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आपको जो मेटल डिस्प्लेसमेंट के रूल्स वगैरह बताए आप उससे सोच रहे हो क्या? हाँ, मतलब सिल्वर थोड़ी डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। हाँ, सिल्वर हाइड्रोजन को पक्के से नहीं डिस्प्लेस कर सकता, बट इसका मतलब सिल्वर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं हो सकता, ये थोड़ी है। तो फिर ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट होगा? मतलब क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा बेटा। रिएक्शन कैसे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। रिएक्शन कैसे कैरी आउट हुआ? आपका जो सिल्वर प्लस नाइट्रिक एसिड रिएक्शन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा। मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा है, ये आप गलत सोच रहे हो। ये रिएक्शन में देखिए, ये रिएक्शन आई वाज अबाउट टू राइट बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, सो आई डिडंट डू। इट इज सिल्वर प्लस नाइट्रिक एसिड, okay, giving you AgNO3, so it is 100% forming AgNO3, but I'm not getting displacement of hydrogen here. I get the formation of NO2 gas and water. So this is the reaction that is happening. Okay, silver हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं हो सकता, ये तो नहीं होता ना। So did you understood what is the reaction involved here? Yes, ma'am. But this was not required only. ये जरूरी ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम में दिया है ना तो तेरे को मान लेना चाहिए। Okay, ma'am. बोला ही है ना, तो इसमें जब भी देखो कभी कभी आईआईटी में थ्योरेटिकल चीजें भी डाल देते हैं जो हमको पता होता है प्रैक्टिकली नहीं होंगी। बट हमेशा याद रखो कि अगर प्रॉब्लम में कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो उसके ऊपर आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉब्लम में दिया है। मान लो सॉल्व करने के लिए क्या करना है ये सोचो, तो आपको AgCl का भी मिलेगा जब भी सिल्वर से सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा, अदरवाइज सिल्वर प्लस NaCl की तो रिएक्शन नहीं होने वाली ना। Yes. So anyway, I have given you the reaction. So what is happening? Silver is treated with nitric acid, you get AgNO3. AgNO3 treated with excess of NaCl, you get a precipitate of NaCl. जो इंफॉर्मेशन दी है वो NaCl के प्रेसिपिटेट के बारे में दी है कि दिस इज 2.87 ग्राम्स, और क्या पूछा है कि ये सिल्वर जो है ये कितना ग्राम्स है। So how do we go about it? When I look at the reaction, what I see is जो भी मोल्स सिल्वर के हैं उतने ही मोल्स AgNO3 के हैं और उतने ही मोल्स AgCl के हैं। So what I can clearly write is the number of moles of silver are exactly equal to number of moles of AgNO3, which is equal to number of moles of AgCl. So I can find number of moles of AgCl. I have been given mass of AgCl 2.87 grams. और इस 2.87 grams को I can divide by gram molecular mass of AgCl. So silver is 108. आपका सिल्वर जो है वो 108 है और आपका क्लोरीन 35.5 है, तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5. तो tell me how many moles are coming of AgCl? 1 mole. कितना आ रहा है ये? 1 mole. 1 मोल कैसे आएगा बेटा? 0.01. 143.5. 1/100. 2/100 आ रहा है।
0.02 मोल 0.02 आ रहा है. यस 0.02 मोल्स आएगा ये. तो ये जो 0.02 मोल्स आ गए हमको HeCl के, यही किसके मोल्स है? सेम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर. तो हमारे पास जो सिल्वर के मोल्स है वो 0.02 है. अभी सिल्वर का मास फाइंड आउट करना है तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 108 करना पड़ेगा. यस मैम. So when I'm multiplying this by 108, what do I get? 2.16 grams. And that should be the answer. So your answer of question number 6 is going to be 2.16 grams. Now we'll check question number 7 now. Question number 7 says, what mass of calcium chloride in grams would be enough to produce 14.35 grams of HeCl? So again, there is a precipitation reaction involved here. Calcium chloride को जब भी आप AgNO3 से रिएक्ट करोगे तो आपको HeCl का precipitate मिलेगा. Is the reaction that is involved in problem number 7. So problem number 7 says a reaction between calcium chloride and HeNO3. तो बैलेंसिंग में ये 2 मोल हो जाएगा और जो प्रेसिपिटेट मिलेगा that will be 2 mole of HeCl. And 1 mole of calcium nitrate, which is this. ठीक है, तो मैंने बैलेंस कर लिया. अभी क्या इंफॉर्मेशन दी है कि जो HeCl प्रोड्यूस है वो 14.35 ग्राम है. तो इससे HeCl के मोल्स निकालो और फिर HeCl के मोल्स से we can understand the mole or mass of calcium chloride. Okay, so I will start calculating number of moles of HeCl. So number of moles of HeCl will be 14.35 upon gram molecular mass of HeCl जो है 143. कितने मोल्स यहाँ पे? 0.1 मोल. 0.1 मोल. ये 0.1 मोल हो गया आपका. तो आपके पास 0.1 मोल HeCl है. तो आपको रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि अगर आपका 2 मोल HeCl होता है तो उसके लिए 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड चाहिए. तो नाउ यू आर हैविंग 0.1 मोल HeCl. So how much should be the calcium chloride that you need? It will be 0.1 upon 2 moles of calcium chloride. And they are asking you mass of calcium chloride. तो mass of calcium chloride के लिए आपको इस moles को उसके GMM ग्राम molecular mass से multiply करना पड़ेगा. तो कैल्शियम का मास 40 है and 2 क्लोरीन is 71. तो इसका GMM 111 है. And this should be the answer of this problem.
क्या आंसर आ रहा है? 5.55 ग्राम. Yes. The answer comes 5.55 grams. Okay, so this was your problem number 7. Then we will go for problem number 8. So problem number 8 कहता है the percent loss in weight after heating a pure sample of potassium chlorate will be. तो ये परसेंट लॉस क्यों होता है? क्योंकि कोई गैस इवॉल्व होता है. तो just write the balance reaction and see which gas is getting evolved and how much will be the percent loss. So you need to write a balance reaction for decomposition of potassium chlorate. We are heating potassium chlorate. And then we will get KCl and oxygen. तो जो भी टोटल मास KClO3 का होगा वो टोटल मास प्रोडक्ट का नहीं रहेगा. इसके लिए इसको लॉस इन मास कहते हैं. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है. ऑक्सीजन का जो मास है वो चला जाएगा. How do I calculate percent loss? I will calculate. उन्होंने दिया है पोटेशियम क्लोरेट का तो मॉलिक्यूलर मास दिया है. तो अगर मैं 2 into 122.5 ग्राम से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो 3 into 32 ग्राम्स है और इतना मास लॉस हो रहा है. राइट? So I will simply say for a percent loss I'm starting with, तो ये कितना हो जाएगा 245 grams. 245 grams of KClO3. 96 grams is loss. So therefore percent के लिए 100 gram अगर KClO3 होगा तो how much will be the loss here? And that will be simply 100 into 96 upon 245. तो क्या आंसर आ रहा है? 39.174. So approximately we can take the answer 39.1. Okay, is what is your problem number 8? See the next problem. Problem number 9 पूछा है. तो प्रॉब्लम नंबर 9 में दिया है a phosphine decomposes to produce vapors of phosphorus and hydrogen gas. So again there is a reaction involved here, decomposition of phosphine. PH3 आपका phosphorus होता है P4. So this is the balancing that I need here. Phosphine भी गैस है, phosphorus भी गैस बोला है और हाइड्रोजन भी गैस बोला है. So this is the reaction, okay, when phosphine decomposes to produce vapors of phosphorus and hydrogen gas. Now they are asking you what will be the change in the volume when 100 ml of phosphine is decomposed. इस पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी STP वगैरह नहीं दिया है. राइट? तो ये मोल कंसेप्ट से या 100 ml को नंबर ऑफ मोल से कनेक्ट करके नहीं सॉल्व करना, बिकॉज दे डोंट टेल अस दैट दिस 100 ml is at STP. Then how do we solve this problem? We solve this problem by using a concept of Gay-Lussac's law of combining volume, which is applicable for gaseous reactant producing gaseous product. आपके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और आपका जो वॉल्यूम होता है, they are
connected to each other. तो मुझे सिंपली यहाँ पे 4 moles is 100 ml लेना. तो रिएक्टेंट के जो 4 moles है वो 100 ml है. मतलब 1 mole का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया 25 ml. तो मेरा 1 mole P4 गैस बनेगा, उसका वॉल्यूम होगा 25 ml. और 1 mole 25 ml है तो 6 mole हो जाता है 150 ml. So my product's total volume is 175 ml. Now I started with 100 ml and now the volume is 175 ml. So what is the change in volume? The change in volume is increase by 75 ml. The volume has increased by 75 ml. That is what is the change in volume. So this is what is your problem number 9. After 9, I'm solving. मैम वापस एक्सप्लेन कर सकते हो आप ये? हाँ बेटा, ये मोल कंसेप्ट से नहीं सॉल्व हुआ है. यहाँ पे एसटीपी कंडीशन नहीं दिया है. ये सिंपली ए लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से सॉल्व हुआ है, जिसमें हम मोल्स को वॉल्यूम से कनेक्ट करते हैं. तो अगर 100 ml डेटा दिया है तो वो 4 मोल का है. 4 मोल फॉस्फेट is occupying 100 ml at the given condition. So I will simply say कि 1 mole गैस का वॉल्यूम हो गया 25 ml. तो क्योंकि फॉस्फोरस 1 मोल मिल रहा है, उसका वॉल्यूम हो गया 25 ml. और हाइड्रोजन 6 मोल्स मिल रहा है, उसका वॉल्यूम हो गया 25 into 6 150 ml. ऐसे करके प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम हो गया 175 ml and the change will be plus 75 ml. ओके समझ गया मैम. आपको ये गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पता है कि नहीं है? नहीं पता है. आपको स्कूल में तो ये सिखाया जाता है बेटा 10th स्टैंडर्ड में? नहीं है मैम. नहीं मैम. सिखाया मैम 10th में, 11th में. ओके, तो मे बी एसएससी बोर्ड को नहीं सिखाया जाता होगा, ऐसे कुछ होगा. आप लोग एसएससी बोर्ड से हो क्या? सीबीएसई वालों को भी नहीं है. हाँ मैम, सीबीएसई में भी नहीं है. अच्छा, तो चलो मैं लिखवाती हूँ. टेक डाउन व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. गिव द हेडिंग. इसको लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं या गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कहते हैं. So I'm writing here. इसका मैं स्टेटमेंट डिक्टेट करवा रही हूँ, वो लिख लो. When gases combine, they do so in volume which bear a simple ratio to each other. Which bear a simple ratio to each other and also to the
and also to the product form. And also to the product form, provided all gases are measured under similar conditions. Provided all gases are measured under similar conditions. तो अभी ये जो रिएक्शन है फॉस्फीन की, इसका मतलब है कि गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये लॉ कभी अप्लाई करना है जब भी आपके गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट हो, और इसका जो मोल रेशियो होगा वही इसका वॉल्यूम का रेशियो भी होगा। मतलब 4 वॉल्यूम phosphine is going to give you 1 volume phosphorus and 6 volume hydrogen. तो अगर ये 100 ml के जगह पे कोई भी दूसरा वॉल्यूम अगर हमको दिया है, 200 ml दिया है, सपोज phosphine is 200 ml, then accordingly phosphorus will become 50 and then hydrogen will become 300. तो इनके वॉल्यूम का भी एक सिंपल रेशियो होगा जो स्टोइशियोमेट्री से ऑब्वियसली कनेक्टेड है। अभी समझ में आया बेटा? हाँ मैम। ओके, तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 9। आई थॉट कि सभी करिकुलम्स में ये सिखाया जाता है, आईसीएसई में श्योर ये होता है, इनके प्रॉब्लम्स भी वो लोग बोर्ड में करते हैं, शायद एसएससी बोर्ड में ये नहीं सिखाया गया होगा। सो आफ्टर दिस वी गो अहेड। ओके, इज योर प्रॉब्लम नंबर 13। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 13 कहता है द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट produced when carbon dioxide is passed through 500 ml and 0.5 molar। तो हाँ, ये प्रॉब्लम भी मोलारिटी का दिख रहा है, तो इसको सर्कल करके रखिए। हम मोलारिटी सीखने के बाद इसको करेंगे, ठीक है? आई गो अहेड। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 14 which says the mass of oxygen that would be required to produce enough carbon monoxide which will completely reduce 1.6 gram of Fe2O3 is। तो अभी इसमें दो रिएक्शंस अलग है। पहला रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ Fe2O3 का। मैं दोनों रिएक्शन लिख के आपको ये प्रॉब्लम बता दूं। So problem number 14 is talking about reduction of Fe2O3 by carbon monoxide। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा Fe, ion is reduced and 3 moles of CO2। तो जो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, अगर Fe2O3 हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल Fe2O3 के लिए कितना मोल कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए? 3 मोल is what the balancing is telling us. Now we have information about Fe2O3
They say in the problem we are having 1.6 kg of Fe2. तो ये हमारे पास 1.6 kg है। तो हम इसका मोल्स निकालेंगे इसके। So how many moles of Fe2O3 I have? That will be 1600 grams. 1.6 kilograms को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया और अभी इसको मुझे क्या करना होगा, GMM of Fe2O3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Fe is 56, आपका 56 plus 56 112 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन 48, तो GMM 160 है। तो 1600 divided by 160. How many moles I get? 100. मैम 10 Sorry, 10 moles. तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 10 मोल्स। तो अगर ये 10 मोल है तो मुझे कितना कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए इसको कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए? 30 मोल्स। Right? We need 30 moles of carbon monoxide. Is it clear till here? Yes, ma'am. Okay. अभी क्या पूछा है? The mass of oxygen that would be required to produce enough carbon monoxide. अब ये enough क्या है ये हमको समझा। Enough मतलब हमको 30 moles carbon monoxide चाहिए। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से रिएक्शन में बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कंबशन ऑफ कार्बन है। तो अभी इसमें अगर ऑक्सीजन 1 मोल है तो मुझे 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये हमें कितना चाहिए? ये हमें 30 मोल चाहिए। तो 30 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 15 moles. So 15 moles oxygen is going to give me 30 moles of carbon monoxide. और ये 15 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 15 into 32 grams. This will be the mass of 15 mole oxygen. So answer will be 480 grams. मैम इस सम को ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो 30 मोल्स आ गया CO2 तो वो 30 दिया हुआ है ना, तो 30 into 16 कर देंगे सीधा। 30 into 16 कर दिया मैम हाँ, क्योंकि वो इक्वेशन 30 CO है ना, तो हाँ बोलो। तो 30 मोल्स ऑफ CO का यही मतलब हुआ ना कि 30 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस, बट वो तुमने फॉर्मूला से निकाला ना। तो 30 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में ओके 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। तुम अगर फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो मैं आपको समझाती हूँ आपने क्या किया। ध्यान, आपने ये किया तो ये समझ में आया प्रॉब्लम कैसे करना है। नाम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट ही डिड एंड व्हाट इट विल बी। 30 into CO क्या एरर है वो समझ लो। दिस इज द राइट वे दैट आई हैव टोल्ड यू। अभी देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल। अगर ये 30 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसमें फॉर्मूला में जो ऑक्सीजन है वो 30 मोल और फिर उसको तुमने 16 से मल्टीप्लाई किया
और तुम्हारा आंसर 480 ग्राम्स आ गया। हाँ मैम। ओके, बट किसी रिएक्शन में ये पूछा है, see right now the answer is coming same, may not be always. ओके मैम। क्योंकि ये क्यों आंसर सेम आ रहा है वो भी मैं बोल रही हूँ। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट मिला है, और कुछ होता तो ये आंसर सेम नहीं आता। हाँ समझ में आ अच्छा, रहा है तेरे को? क्योंकि वो पूरा बैलेंस करना पड़ता है आगे के से हाँ, भी। फिर नहीं आता तो बाई चांस हो गया ये बात, हर अच्छा बार होगा नहीं पता, तो ये अप्रोप्रिएट वे। ओके मैम। Next problem is problem number 15, which says the conversion of oxygen to ozone occurs to the extent 15% only. तो ये मैंने आपको परसेंट यील्ड वाला कंसेप्ट समझा दिया था ना? बोलो, आपको परसेंटेज सिखाया है कि नहीं मैंने? हाँ मैम सिखा दिया है ना? तो ये रिएक्शन का यील्ड 15% ही है। And then they ask you mass of ozone that can be prepared from 67.2 liter oxygen at STP will be. तो बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं पहले ऑक्सीजन टू ओजोन की। So in this reaction we are converting O2 to O3. So this is 3 moles of O2 and this will give you 2 moles of O3. अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको? ओके, प्रॉब्लम में आपको दिया है कि 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर आपका ऑक्सीजन 67.2 लीटर है तो उसके मोल्स कितने होंगे बेटा? I divided with 22.4 liters and 3 moles. 3 moles. तो 3 moles ही है जो बैलेंसिंग में है। तो अगर मैं 3 moles से चलूंगी तो मुझे 2 मोल अगर ओजोन मिल रहा है तो ये हो गया 100% yield. Getting 2 mole is 100%. तो 15% yield क्या होगा? Fifteen upon 100 into mass of ozone molecule into 2. मास नहीं बेटा, मैं मोल्स की बात कर रही हूँ, मास को नहीं ला। मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.3 2 मोल। into अगर 15%. ओजोन मिला तो ये मेरा 15% yield हो जाएगा, यस मैम। है ना? 100% है तो 2 मोल मिलना चाहिए, बट दे से द रिएक्शन इज जस्ट गोइंग हाउ मच? 15%। मतलब I must get 0.3 mole of ozone. And how much will be this 0.3 mole? This 0.3 mole will be 0.3 into 48 grams. ये मास होगा ओजोन का। So they are asking you the mass of ozone that can be prepared. So this will be 14.4 grams. The mass of ozone that we can prepare is 14.4 grams. तो हो गए आपके doubts? All clear? और कुछ था होमवर्क जिसमें डाउट पेंडिंग है, और shall I start teaching you ahead? मैम मॉड्यूल से क्वेश्चन दिए थे आपको? यस मैम। ओके, बोलो फिर। आई एम ओपनिंग द मॉड्यूल। $55.
56. So modules doubt is 55, 56, 54, ma'am. 54 also, Yes, 51. ma'am. or 57. 51, ma'am. 51, or that's it. कितने प्रॉब्लम दिए थे मैंने सॉल्व करने को? 48 से 62. ओके 48 से 62, ठीक है ठीक है। ओके तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 51 से। मैम 58 58 भी है, ओके। So these are the problems from the module. बेटा आपका जो टाइम है ना, आप देखो 1 घंटा ऑलरेडी हो गया, डाउट ही कर रही हूँ, पढ़ाऊंगी कैसे? तो 51 प्रॉब्लम कहता है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंप्लीटली बर्न्स टू गिव CO2 प्लस वाटर। द वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज। क्या दिक्कत है बेटा, किसका डाउट है ये बोलो? आपको कंबशन की रिएक्शन लिखनी है, नहीं आती लिखने? You just have to write the combustion reaction between ethyl alcohol burned with excess of oxygen, giving you CO2 plus water. So this is the balance reaction that we have. Now they say in the problem ethyl alcohol 1 mole ही है, okay, balancing में भी 1 mole ही है, तो कितना आपको CO2 दिख रहा है? 2 मोल। तो ये 2 मोल का मास कितना है? 88 ग्राम्स will be the answer. तो 51 का आंसर आपका डी है। Very very simple problem. Next is problem number 54, which says 10 gram sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with sodium carbonate. तो 54 में हमको 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर दिया है, एक कैल्शियम क्लोराइड है और एक NaCl है। दोनों का मिलके टोटल मास दिया है 10 ग्राम्स एंड दिस इज ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट। तो वी आर रिएक्टिंग इट विथ Na2CO3। अभी इसमें आपको समझना क्या है, कैल्शियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट but NaCl will have no reaction. NaCl की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। And they tell you that in the problem also. Problem में भी वो लिखते हैं कि sodium chloride is treated with sodium carbonate to precipitate calcium as calcium carbonate. मतलब रिएक्शन हो रही है CaCl2 और Na2CO3 के बीच में, एंड जो भी कैल्शियम है that is getting precipitated as calcium carbonate. Obviously byproduct इस reaction का होगा 2NaCl. And they say ahead in the problem this calcium carbonate is heated to convert all the calcium. तो इसको हीट कर रहे हैं और जो भी कैल्शियम है that gets converted to calcium oxide, obviously plus what you get, carbon dioxide. और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका मास दिया है 1.6। और फाइंड आउट क्या करना है, ये जो मिक्सचर है
उसमें इसका परसेंट कितना है, हाउ मच इज द परसेंट ऑफ calcium chloride by mass in the original mixture. Now see how do I do? जो भी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स है, same are calcium carbonate moles, and calcium carbonate moles are same as that of calcium chloride. So I can simply say that number of moles of calcium chloride is same as number of moles of calcium carbonate is same as number of moles of calcium oxide. तीनों के मोल सेम. Now I can calculate number of moles of calcium oxide, which is 1.62 grams mass given upon molecular mass, which is 56. Calcium 40, oxygen 6. So how much is that mass coming? 1.62 upon 56. तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे? ये लिटिल लेस देन 0.03 है. So this I'm taking it around 0.029 moles. So therefore I say number of moles of calcium chloride is going to be 0.029 moles. And from this I can calculate the mass of calcium chloride. इसका mass हो जाएगा 0.029 upon its GMM 111. तो ये कैल्शियम क्लोराइड का हमको मास मिल जाएगा. Out of 10 grams, in simple words, how much is the calcium chloride? And this is coming 3.21 grams. तो 10 grams में कैल्शियम क्लोराइड कितना हो गया? मिल गया हमको 3.21 ग्राम. तो कितना परसेंट है ये? 32.1%. तो 54 का आंसर हो जाएगा 32.1%. Everybody understood this problem? Yes, ma'am. Anyone has any doubt? Can get it clear. So next problem I'm discussing, that is problem number 55. The problem number 55 says 8 gram of sulfur is burned to form SO2 and it is oxidized by chlorine water and the solution is treated with BaCl2 and the amount of BaSO4 precipitated is. तो इसमें भी पूरा बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. As the problem says, the sulfur is converted to SO2 और SO2 को क्लोरीन से ऑक्सीडाइज किया है और BaCl2 से ट्रीट किया है. So next reagent is chlorine and BaCl2. What you get? BaSO. Is a reaction. तो अब इस रिएक्शन में अगर आप सिर्फ सल्फर को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखता है? क्योंकि क्वेश्चन मोल पे है. इस कंपाउंड में सल्फर 1 मोल है तो SO2 में भी वो 1 मोल है और BaSO4 में भी 1 मोल है. तो 8 ग्राम सल्फर जो है
वो 8 अपॉन सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32 है. So this is 0.25 mole sulfur. So if I start with 0.25 mole sulfur, I am going to get 0.25 mole of SO2. And with 0.25 mole of SO2, I am going to get 0.25 mole of barium sulfate. That's the answer what is asked to us. Then is problem number 56, which says a mixture of KBr and NABr weighing 0.56 grams. मैम हाँ बोलो. मैम 55 में जितने भी सारे बने SO2 बना है तो उसमें S प्लस O2 पूरा लिखने का क्यों नहीं जरूरत है बैलेंस करने के लिए? क्योंकि सल्फर तो दिख रहा है ना, सेम रह रहा है. अच्छा, तो मतलब बाकी सब भी वैसे ही होगा. इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुमको सारे बाई प्रोडक्ट पता नहीं होंगे, तुमको सारे रिएक्शन पता नहीं होंगे. हाँ मैम. इसके लिए. ओके. बट प्रॉब्लम में बोला है कि सल्फर SO2 बन रहा है और बाद में BaCl2 के साथ ट्रीट करने के बाद BaSO4 बन रहा है. हाँ मैम समझ गया. इसमें अगर क्वेश्चन वो क्लोरीन पे होता या ऑक्सीजन पे होता, मुझे बैलेंस करना पड़ता, बट क्वेश्चन सल्फर पे ही है जो BaSO4 तक जा रहा है. तो बिना बैलेंसिंग के भी आप लिख सकते हो. ओके. मैं आज के लेक्चर में आपको यही सिखाऊंगी कि जब भी आप किसी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में नहीं भी लिख सकते, नहीं आ रही है आपको, ऐसे थोड़ी है कि दुनिया के सब रिएक्शंस आपको आ रहे हैं, तो फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो स्टोइशियोमेट्री से. ये वाला मैं आज समझाऊंगी कैसे करें. POAC बोलते हैं इसको, which I'll teach you today. So my next problem is 56, which says a mixture of KBr and NABr weighing 0.56 gram was treated with aqueous Ag+. तो ये भी मिक्सचर का प्रॉब्लम है. So we are having two things, KBr plus NABr, और इसका अगेन टुगेदर एक मास दिया है 0.56 ग्राम्स. ये दो मिलके हमारे पास 0.56 ग्राम्स है. एंड वॉज ट्रीटेड विथ एक्वियस Ag+. तो हमने इसकी रिएक्शन की किसके साथ? Ag+ के साथ. तो ऑब्वियसली क्या होगा मुझे बताओ. यहाँ से जो ब्रोमीन है और यहाँ से जो ब्रोमीन है, दोनों मिलके मुझे AgBr मिलेगा. बट अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो उसके लिए 2 मोल Ag+ लगेगा और मुझे 2 मोल AgBr मिलेगा. ये समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. बट प्रॉब्लम में ये 1 नहीं है, ये क्या है मुझे पता नहीं. तो मैं कहूंगी कि जो आपके मोल्स ऑफ KBr है और मोल्स ऑफ NABr है, दोनों मिलके मोल्स ऑफ AgBr है. ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको? Now what I can clearly calculate is moles of AgBr. Okay, as they say that all bromide ions were recovered as 0.970 gram.
तो मैं पहला कैलकुलेशन करती हूँ मोल्स ऑफ AgBr which is 0.970 grams. तो ये जो मास दिया है इसको मुझे AgBr के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना. So silver is 108, bromine is 80, it becomes 188. This will be number of moles of AgBr. ये जो भी number of moles of AgBr है, either we can solve and get the answer or leave it like that and solve it later. जो भी है, मैंने तो कर लिया कैलकुलेशन. ये आ रहा है 5.15 into 10 raised to minus 3. ये AgBr के मोल्स आ रहे. अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं KBr को जो पूछा है फाइनली व्हाट इज आस्क्ड टू मी इन द प्रॉब्लम, द वेट ऑफ KBr इन द सैंपल. तो जो KBr का वेट है उसको मैं x ग्राम अज्यूम करती हूँ. So if the weight of KBr is x grams, the weight of NaBr is going to be 0.56 minus x grams. Any doubt in this? Now with this, I can calculate in terms of x, number of moles of KBr, which is weight in grams, that is x, upon gram molecular mass. So 80 plus 39, 119 grams. These are the number of moles of KBr. And what will be number of moles of NaBr? That will be 0.56 minus x, weight in grams of NaBr, divided by gram molecular mass. 80 plus 23 is 103. And then I put all these 3 moles in this equation. So I will get an equation. Number of moles of KBr है x upon 119 plus number of moles of NaBr हो जाएंगे 0.56 minus x upon 103, and these 2 moles together is equal to number of moles of AgBr, which we have calculated as 1.515 into 10 raised to minus 3. यहाँ तक समझ में आया सबको प्रॉब्लम? Now just solve this for x and that will be your answer.
तो अगला प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूं. ये 56 हो गया. यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. नेक्स्ट इज 58. Your problem number 58 says 2.4 kilogram of carbon is made to react with 1.35 kilogram of aluminium to form aluminium carbide. The maximum amount of aluminium carbide formed will be. So again, this is a simple reaction. Just balance it and that's it. So the reaction is between aluminium and carbon. 58, 7. कौन सा कर रही हूँ ये मैं? 7 कर रही हूँ कि 8? मैं कर रही हूँ 8, बट किसी ने 7 भी पूछा है. So this is aluminium plus carbon giving you aluminium carbide. Formula Al4C3. So obviously ये 4 मोल लगेंगे और ये 3 मोल लगेंगे. So I wrote a balance equation here. Now 2.4 kg कार्बन है और 1.35 kg एल्यूमिनियम है. So I just calculate the number of moles first. So my number of moles of aluminium in the problem will be 1350 upon 27. And my number of moles of carbon in the problem will be 2400 upon 12. हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. So that tells you 50 मोल एल्यूमिनियम है और कार्बन कितना मोल है? 200 मोल्स है. Now I will check number of moles upon stoichiometric coefficient. So my next calculation is a ratio that will make me understand do I have a limiting reagent or excess reagent या ये दोनों as per stoichiometry है. तो एल्यूमिनियम के मोल्स 50 है upon 4 will be 12.5 और कार्बन के मोल 200 है upon 3 is going to be 66.66. So the ratio is not same and it tells me कि एल्यूमिनियम जिसका रेशियो कम है वो एल्यूमिनियम है. तो एल्यूमिनियम जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और कार्बन एक्सेस रिएजेंट है. एल्यूमिनियम इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन इज अ एक्सेस रिएजेंट हियर. बस अभी पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड दैट कैन बी फॉर्म. तो एल्यूमिनियम कार्बाइड के लिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Since 4 mole aluminium gives me 1 mole Al4C3. So I will say therefore 50 mole aluminium is going to give me 50 by 4 moles Al4C3. तो ये Al4C3 के मोल्स आ गए. But they are asking you mass in kilograms. तो मुझे इस मोल्स को Al4C3 के GMM से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So therefore mass of Al4C3 will be number of moles 50 by 4 into gram molecular mass of Al4C3 जिसमें एल्यूमिनियम होता है 27. तो 27 4 जा 108 आएगा और उसमें 3 कार्बन के आप 36 ऐड करोगे तो इसका मास हो गया 144. So see what answer you get. 1.8 kg. Yes, ये आ जाएगा ग्राम्स में 1800 ग्राम्स. केजी में पूछा है तो 1.8 kg.
So this is your problem number 58. और अभी बस एक ही प्रॉब्लम बच गया है, प्रॉब्लम नंबर 57, जो कहता है in an experiment it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.6769 gram of X2O3. The number of moles of X is. So again, this is a problem जो आप बैलेंसिंग से सॉर्ट आउट कर सकते हो. इसका इशोमेट्रिक का प्रॉब्लम है. ये सारे प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हो, इसमें ये मिक्सचर वाले दो थोड़े डिफिकल्ट मैं मानती हूँ, 56 एंड 54. बाकी सारे प्रॉब्लम आपको करने आने चाहिए. You have to try. आप हर प्रॉब्लम अगर टीचर को डाउट में पूछोगे, मैं सॉल्यूशन बोर्ड पे दूंगी, आप लिखोगे सिर्फ. इससे आप कुछ भी लर्न नहीं करते हो, बिलीव मी. अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो उसको आने तक फाइट करना, ये सीखना चाहिए. 57 में there is a reaction which says okay, X is reacting with oxygen to give us X2O5. So there is a reaction with X and oxygen, and the product is X2O5. Obviously ये 2 moles of X होगा और ये 5/2 moles of O2 होगा. So I wrote a balanced equation for the formation of X2O5. What is the data given to me in the problem? They give me the mass of X. They say X is 2.0769 gram. ये है 2.0769 grams. और जो X2O5 बन रहा है वो 3.6769 है. यह है 3.6769 grams. तो अभी हमको क्या करना है? ऑक्सीजन का मास आपको आ जाएगा. What is the mass of oxygen? The difference between the two. क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व्ड होता है. आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट should be equal to total mass of the product. तो आपका ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 1.6 grams. अभी ऑक्सीजन के ग्राम से मुझे क्या आ जाएगा? I can calculate number of moles of oxygen. This 1.6 upon 32. तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन के मोल कंज्यूम है वो आ जाएंगे. They are 0.05 moles. So the number of moles of oxygen are 0.05 moles. Now oxygen के मोल से मुझे X के मोल्स आ जाएंगे. How do I get it? I'll simply say since 2.5 mole oxygen needs 2 mole of X, therefore 0.05 mole oxygen is going to need 0.05 into 2 upon 2.5 mole of X. तो ये मुझे X के मोल्स मिल जाएंगे और X के मोल मिलने के बाद हम बहुत आसानी से X का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकेंगे. तो X के मोल आ जाएंगे 0.04. So I'm having number of moles of X as 0.04. यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है सबका? तो मोल्स ही पूछा है, एटॉमिक मास पूछा ही नहीं है. सो आंसर इज ए. 57 में यही पूछा है. 57 का आंसर आ गया ए. मैम ऑक्सीजन का मास 1.6 ग्राम्स कैसे आया?
बेटा तेरे को रिएक्टेंट में X का मास दिया है और प्रोडक्ट का मास दिया है, हाँ समझ गया समझ गया। तो तेरा टोटल जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है। तो ऑक्सीजन का मास मिलने के लिए आई डिड दिस 3.6769 minus 2.0769, so I get the answer 1.6 grams. हो गए सबके सारे डाउट्स? कुछ बाकी तो नहीं? अभी थोड़ा पढ़ा लूं? Yes, ma'am. Okay. So tell me where I stopped last lecture. What was the last thing? Parallel reaction and this parallel reaction. Parallel reaction का problem करवाया, ठीक है. So I start teaching you POAC. Okay, principle of atom conservation. ये कंसेप्ट समझते हैं. इसमें ही मैं बोल रही थी आप बिना रिएक्शन लिखे भी स्टोइशियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. So I'm clearing the board. So see, what is the meaning of principle of atom conservation? In any chemical reaction, atoms are conserved. हम जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो आप number of atoms on a reactant side are same as your number of atoms on the product side. तो आपके किसी भी रिएक्शन में जो atoms है वो conserved है, because we cannot create any atom nor we can destroy. हम एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो ये जो प्रिंसिपल है ये हम यूज कर सकते हैं बेसिकली व्हेन वी कैन नॉट राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड वी कैन सॉल्व अ स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम. तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक प्रॉब्लम देके आपको समझाती हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो. आई एम स्टार्टिंग विद 6.9 grams of K2CO3. And this undergoes series of reaction. To convert all its carbon into a complex compound K3FeCl6.
So the question is determine the mass of the product form. तो अभी when you look at this problem, you'll understand that सबसे पहले can you write this reaction? Do you know कि कैसे K2CO3 से इस कॉम्प्लेक्स तक हम पहुंचेंगे? नहीं पता? हमको ये रिएक्शन नहीं पता है, बट हमको एक हिंट दिया है इस प्रॉब्लम में, कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन, मतलब जो भी कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट में है वो सारा का सारा कहाँ तक पहुंच रहा है? कॉम्प्लेक्स तक पहुंच रहा है। तो आई कैन से दैट द कार्बन इज कंजर्व्ड हियर and I'm applying the POSC concept to carbon. POSC concept को मैं कार्बन के लिए यूज कर रही हूँ। इसका मतलब है जो भी कार्बन के एटम्स K2CO3 में होंगे उतने ही कार्बन के एटम्स इस कॉम्प्लेक्स में होंगे, या आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ of carbon in K2CO3 will be same as number of moles of carbon in this complex K3FeCN6। यहाँ तक समझ में आया सबको? Any doubt anyone has till here? अभी देखो फॉर्मूला देखो K2CO3 का। अगर K2CO3 1 मोल है तो उसमें कार्बन कितना मोल है? 1 मोल है। तो जो K2CO3 के मोल्स है वही कार्बन के मोल्स है। यस मैम। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 के जगह पे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 एज दे बोथ आर सेम, है ना। अभी इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसको देखो, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है K3FeCN6। अगर ये 1 मोल है तो इसमें कार्बन कितना मोल आ रहा है? वन मोल। 1 मोल दिख रहा है कार्बन तेरे को फॉर्मूला में? बराबर से देखो 6 moles। 6 मोल्स। Cn का ब्रैकेट 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कार्बन भी 6 मोल्स है और नाइट्रोजन भी 6 मोल्स है ना। Yes, द ब्रैकेट इज रिपीटिंग 6 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो कार्बन के मोल्स है दे आर 6 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K3FeCN6। हाँ या ना? So looking at this here, number of moles of carbon in K2CO3 is same as number of moles of K2CO3, and number of moles of carbon in the complex will be 6 times number of moles of K3FeCN6। अभी मुझे इसके लिए डेटा दिया है, ये 6.9 ग्राम्स है, तो इसका जो वेट दिया है 6.9 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास
तो potassium is 39 plus 39, carbon 12 and 3 oxygen 48. इसका molecular mass हो जाएगा 138. So I will get number of moles here. यहाँ पे into 6. इसका मास फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, W लिख लिया उसके लिए. But I can calculate the molecular mass and substitute here of K3FeCN6. तो 3 पोटेशियम 39 into 3 117. और जो साइनाइड होता है, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14 and into 6. So 117 plus 156 और iron के लिए 56. So when I add all this, I get the molecular mass as 329 here. Now see, I know everything. I can get the mass of the product form W. My mass of the product form W will be, just do this calculation, the 6.9 into 329 upon 138 into 6. So did you understood कि we just applied a concept कि जो atoms है वो conserved है, reactant के atoms ही product में चले जाते हैं. So I'm giving you one more similar problem to you, which you will try to solve. आयन का मास क्या है? आयन क्या है? जिंक. नहीं बेटा, इसमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, मोल्स ही पूछे देखो. So you don't need molecular mass here. You can do it without that here.
मैम 0.4. 1.2 मोल. दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं. 1.2 नहीं 2.4 मोल. तो इसमें भी वही करना है आपको. कार्बन कंजर्व्ड है, but so I will say number of moles of carbon in K2CO3 will be equal to number of moles of carbon in K2 ZN3 Fe CN6 twice. Now looking at the formula, the number of moles of carbon in K2CO3 है वो सेम है, but यहाँ पे 1 mole of this complex has 12 moles of carbon, so it will be 12 into number of moles of this complex. What information I am having? 27.6 grams. ये 27.6 divided by इसका GMM 138 grams will be is equal to 12 into number of moles of complex. So your number of moles of complex is simply 27.6 upon 138 into 12. जो भी आंसर आएगा. ऐसे किया क्या आपने? into 12 की डिवाइड बाय 12. अभी डिवाइड पे आ जाएगा, बट इक्वेशन में पहले इनटू है. When you rearrange, it becomes divided by. ऐसे 1.6 into 10 raised to -2 आ रहा है. So that's the answer. आप दोनों का कुछ अलग ही आंसर था, बट शायद है ना, क्या गड़बड़ किया था बेटा? मल्टीप्लाई किया था. ये समझ में आया. जो कार्बन के मोल्स होंगे they are 12 times number of moles of complex. आगे बढ़ू बेटा, हो गया सबका? Anyone has any doubt here? So can you hear me? Yes ma'am. Okay, तो अगर ये हो गया है तो अभी कुछ और करते हैं. स्टोइशियोमेट्री खत्म करने के लिए और एक चीज मुझे आपको समझानी है. Okay, so that the stoichiometry will get over, and maybe then from next lecture I can start teaching you concentration terms. तो हमने combustion of hydrocarbons के problems किए हैं, but I am giving you now a general equation for combustion of hydrocarbons.
and which is very useful for you if you're solving any question on it. To see this equation, अगर हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, तो उसका फॉर्मूला अगर CHHY है और ये 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ दिस विल ऑलवेज नीड X by 5/4 moles of oxygen, and that will always give us X moles of CO2 and Y by 2 moles of H2O. तो आप कोई भी एक तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन इस जनरल इक्वेशन से बैलेंस कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि फॉर्मूला पता है तो आपको x और y पता है, so substitute x and y and you can solve. The whole meaning of this equation is if this is 1 mole, this is x plus y by 4 mole. This will be x mole and this produced will be y by 2. So you will feel that ये क्यों चाहिए, इसके बिना भी तो हम बैलेंस कर सकते हैं, तो आप बैलेंस जरूर कर सकते हो, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स आज जिसमें फॉर्मूला नहीं देते, दे डू नॉट गिव अस द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, एंड इन ऑल दोस प्रॉब्लम्स अगर फॉर्मूला नहीं दिया है and we have to reach till the formula with the help of the data given, we must know this general equation. तो अगर आपके पास फॉर्मूला दिया है तो आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, बट बिना फॉर्मूला के अगर हाइड्रोकार्बन के कंबशन पे क्वेश्चन है तो आप उसे इस जनरल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो. Obviously, I will have to show you one such question. तो ध्यान दो. I'm taking one question now. A sample of gaseous hydrocarbon. तो आप ये लिख सकते हो मेरे साथ. Start writing along with me. Occupying 1.12 liter. At NTP. When completely burned in air, produced 2.2 grams CO2. And 1.8 gram water. Calculate the weight of hydrocarbon taken.
मैम ये सब बोर्ड्स का भी पार्ट है, क्या? ऐसे ये सब जो है। हाँ हाँ, मोल कंसेप्ट बोर्ड में वेरी मच है 11th ओके स्टैंडर्ड में। मैम। Weight of hydrocarbon taken and volume of O2 at NTP required. For its combustion. कोई बोर्ड की बात कर रहा था, इसके लिए बता रही हूँ। मोल कंसेप्ट तो सब जगह पे है, डिफिकल्टी लेवल में फर्क है। बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बट उसके कंपैरेटिवली जब भी तुम आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो डिफिकल्ट हो। बाकी मोल कंसेप्ट थोड़ी ना बदलने वाला है, मोल कंसेप्ट तो वही है। तो नाउ इफ यू रीड दिस प्रॉब्लम, ओके, इस प्रॉब्लम में कहा है कि अ सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला नॉट गिवन but volume given 1.12 liter at NTP. When completely burnt in air, produce 2.2 gram of CO2 and 1.8 gram of water. तो हमको CO2 का मास दिया है और वाटर का मास दिया है, और हमको ये जनरल इक्वेशन अभी यूज करना पड़ेगा, और इससे वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। जब भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे the weight of hydrocarbon taken and volume of oxygen at NTP required for its combustion. तो how do we use this formula? ये फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल CHHY है तो वो आपको x मोल CO2 देता है। तो ये 1 मोल के जगह पे, क्योंकि वॉल्यूम दिया है, I say 22.4 liters of CHHY means 1 mole of CHHY, and will give me how many moles? X moles. तो इसका मुझे मास लेना है क्योंकि CO2 का मुझे मास दिया है। तो x मोल्स का मास कितना होगा? 44x ग्राम्स ऑफ CO2। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? तो आई विल से फ्रॉम दिस, नाउ दिस इज व्हाट आई रोट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अभी प्रॉब्लम में दिया है 1.12 लीटर ऑफ CHHY will give me how many grams of CO2. So that will be 1.12 into 44x upon 22.4. These many grams of CO2 will come. But we know the answer for this. इसका आंसर हमको पता है कि ये 2.2 grams है. So I'll simply equate this 1.12 into 44x upon 22.4 equals to 2.2 grams, and I will solve it for x. And similarly I will write for water and I will try to get y. तो ये x क्या आ रहा है मुझे बता दो. I go ahead here. 4 आ रहा है, नहीं x1 आ रहा है, y4 आ रहा है। x1 आ रहा है, ग्रेट। तो x1 आ गया हमको। अभी y के लिए भी मैं वही करूंगी, y के लिए भी मैं कहूंगी कि 1 मोल ऑफ दिस इज गिविंग मी y by 2 मोल ऑफ y। तो 1 मोल के जगह पे मैं लिखूंगी since 22.4 liters of CHHY is giving y by 2 into 18 grams of water, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है,
तो जो हमारा 1.12 लीटर्स है CXHY, that is going to give me 1.12 into 18Y upon 2 into 22.4 grams of water. और इसका भी आंसर हमें दिया है 1.8. So I will equate that and I will get what Y is. तो देखो Y का आंसर क्या आ जाएगा? ओके, तो Y का आंसर क्या आ गया? 4. तो आपको क्या मिल गया? हाइड्रोकार्बन मिल गया. So I will say therefore the hydrocarbon is CH4. तो जो हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन मिल गया. अभी आप रिमेनिंग प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हो. कैलकुलेट द वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो 1.12 लीटर मीथेन का मास निकालना है 0.8 ग्राम है ना. तो आपको पता है कि 22.4 का मास 16 है. तो 1.12 लीटर मीथेन का मास कितना है ये आसानी से फाइंड आउट हो सकता है. Therefore, weight of 1.12 liter methane will be 16 into 1.12 upon 22.4 and the answer will be 0.8 gram. समझ में आया? और क्या सॉल्व हो सकता है? वो ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है. Yes, ma'am. 22.4 2.24 लीटर है उसका आंसर. हाँ, तो 22.4 लीटर मीथेन requires 2 moles of oxygen. तो 1.12 mole of methane will require how many moles of oxygen? This is the next calculation that I do. So 22.4 moles of methane will require 2 moles of oxygen. 22.4 liters of methane. So therefore 1.12 liter of methane will require how many moles of oxygen? So that will be 1.12 into 2 upon 22.4. तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर. नहीं सॉरी 2.24 लीटर कहां से आएगा? क्या आंसर आ रहा है ये? 2.24 लीटर. 2.24 ही आ रहा है. हाँ 1/10 मोल है ना. हम 0.1 आ रहा है. नहीं ये मैंने गड़बड़ किया. 22.4 लीटर मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स. या अगर वॉल्यूम करना है, हमको वॉल्यूम चाहिए ना, ये मोल्स आ जाएंगे बेटा. तो मेरे मोल्स कितने आ गए? इससे मोल्स आ जाएंगे. इससे मोल्स आ रहे 0.1 मोल. दिस विल बी 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. पूछा वॉल्यूम है तो 0.1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 2.24 लीटर. तो वॉल्यूम का आंसर 2.24 लीटर ही आएगा. उस कैलकुलेशन का आंसर 0.1 मोल आएगा. So all clear? Anyone has any doubt till here?
यस मैम। तो देखो आज ज्यादा काम नहीं कर पाए, सारा लेक्चर आपके डाउट में चला गया। आई कुड हार्डली डू एनीथिंग। अगले लेक्चर मुझे याद करो, ये हाइड्रोकार्बन का मुझे और एक प्रॉब्लम आपको देना है, और एक आध प्रॉब्लम करके आई विल स्टार्ट टीचिंग यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, वन मोर प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड वी कैन डू समथिंग एल्स। ओके मैम। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीबॉडी, सी यू, थैंक यू मैम। टेक केयर। बाकी लेक्चर होमवर्क सब डाल दूंगी ग्रुप पे। मैम मॉड्यूल से रहेगा क्या? हाँ बेटा, देखती हूँ आप कितना कर पाओगे, क्योंकि आज ज्यादा सिखा ही नहीं पाई, आज हार्डली कुछ सिखाया है। So I need to check what you can do from the module, but there will be some homework coming from the module only. It will come. Assignment नहीं दे पाऊंगी, module से ही होगा. Okay. So bye everybody. Take care.